हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने डीएम कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आपका अपना चैनल डीएम कोचिंग क्लासेस। तो मैं आपको यहाँ से अभी मैंने साइंस बंद कर दिया था, मैं दोबारा साइंस चालू करने वाला हूँ। आपको मैंने पिछली बार वर्गीकरण का पहला पार्ट पढ़ाया था। आज मैं वर्गीकरण का आप लोगों को दूसरा चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, दूसरा पार्ट पढ़ाने वाला हूँ। चैप्टर नहीं, चैप्टर तो अपना वर्गीकरण ही रहेगा, इसमें आपको दूसरा पार्ट पढ़ाने वाला हूँ। तो मैंने इसमें आपको बताया था कि वर्गीकरण दो वैज्ञानिकों ने किया था। एक तो कैरोलस लीनियस और दूसरा था आर.एच. विटेकर। तो ये दो वैज्ञानिक थे, आर.एच. विटेकर और कैरोलस लीनियस ने। इनका 1707 से लेकर 1757 तक माना जाता है और इनका 1969 एक ही सन है कि इनने 1969 में वर्गीकरण दिया था। इनने 1707 से 1757 माना जाता है डेट। आपको कई प्रकार की बुकों में किसी में 1720 मिलेगा, किसी में 40, किसी में 50, किसी में 60। तो आप 1707 से लेकर 57 तक माना जाता है। इनने दो जगत का वर्गीकरण किया था। कैरोलस लीनियस ने दो जगत का वर्गीकरण किया था, जिसमें था पादप और दूसरा था जंतु। फिर क्या हुआ, तो जगत में देखा गया कि इसमें पूरे जीव नहीं आ पा रहे हैं। जैसे जीवाणु हुए, कवक हुए, मोनेरा हुए, प्रोटिस्टा हुए, तो इसमें पूरे जीवाणु नहीं आ पा रहे, मतलब पूरे जीव नहीं आ पा रहे हैं जीवित थे। तो ये वाला फेल हो गया, फिर इनका 5 जगत वर्गीकरण आया। आपको पता होगा इस प्रकार से केमिस्ट्री में आवर्त सारणी है ना, सबसे पहले धरती पे 3 ही तत्व की खोज की गई थी, जिसमें से सोना था, चांदी था, तांबा था, जिन्हें सिक्का धातुएं कहा जाता था। फिर उसके बाद जैसे ही तत्वों की खोज होती गई, फिर डे ब्रुनर का त्रिक नियम आया, न्यूलैंड का अष्टक नियम आया। ऐसे आवर्त सारणी 4-5 व्यक्तियों ने दी। उसी प्रकार से ये पहले दो जगत वर्गीकरण दिया कैरोलस लीनियस ने 1707 से 57 में। तो क्या ये नहीं चल पाया, क्योंकि इसमें सभी जीव नहीं आ पाए। तो फिर 5 जगत वर्गीकरण आया, जिसमें पहला था मोनेरा। नोट करते जाए, वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हो आप। दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा था कवक, चौथा था पादप, पांचवा था जंतु। तो ये 5 जगत वर्गीकरण आर.एच. विटेकर ने दिया, 1969 में दिया। ये पूछा था। अब क्या है, ये पांचों जगत में से सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जगत है जंतु जगत। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जंतु जगत से बनते हैं। तो आज मैं आपको यही पढ़ाता हूं, सबसे इंपोर्टेंट चैप्टर है। आप ए ग्रेड दो या बी ग्रेड दो या सी ग्रेड दो, मतलब एसएससी दो, बैंक दो, पीएससी दो, कुछ भी एग्जाम दो, आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलता है, जंतु जगत का वर्गीकरण। तो इसलिए अपन ये पढ़ेंगे, पर बाद में पढ़े जाएंगे। सबसे पहले आपको मैं जंतु जगत का वर्गीकरण पढ़ाता हूं आज। तो अपन पढ़ते हैं जंतु जगत का वर्गीकरण। ये मैं सब मिटा दूं। तो जंतु जगत का वर्गीकरण कितने भागों में है, आपने सुना होगा। मत्स्य वर्ग, उभयचर, जलचर और स्तनधारी, पक्षी वर्ग। कितने वर्ग हुए? 5। तो ये 5 वर्गों में वर्गीकरण है जंतु जगत का। तो ये जंतु जगत पढ़ते हैं। जंतु जगत पहला है मछली वर्ग या मत्स्य वर्ग बोल सकते हो। दूसरा है उभयचर, जिसे एम्फीबियन बोलते हैं। तीसरा है सरीसृप, जिसे रेप्टाइल्स बोलते हैं। चौथा है पक्षी वर्ग, जिसे इंग्लिश में एवी बोला जाता है। और ये है मेमेट्स, जिसे स्तनधारी बोला जाता है। और मछली को जलचर भी कहा जाता है। अब इन 5 वर्गों में से ही क्वेश्चन बनते हैं सबसे ज्यादा। तो आपको मैं फैक्ट अलग ना लेते हुए मैं आपको यहीं याद कराता हूं सामने कौन कौन सा फैक्ट मैं मिटाते जाऊंगा। मैं एक लिखता जाऊंगा और मिटाते जाऊंगा। तो पहला फैक्ट, इनमें क्या अंतर होता है सब में। तो ये अंतर होता है कि पहले हृदय का अंतर पूछा जाता है। कि उभयचर वर्ग में
कितने कक्षों का हृदय होता है? तो मछली वर्ग में सभी का 2 कक्ष हृदय होता है, 2 कक्ष का, 2 कक्ष का होता है, 2 कक्ष का, जिसमें एक आलिंद होता है और दूसरा निलय होता है, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। फिर उभयचर और सरीसृप वर्ग में 3 कक्ष का हृदय हो जाता है, 3 का ही उभयचर में होता है, 3 का ही सरीसृप में होता है। फिर आगे जाके पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग में 4-4 कक्ष का हो जाता है, 4-4 कक्ष का हो जाता है। तो ये ध्यान रखना कि इसमें एक आलिंद होता है प्लस एक निलय होता है, लेकिन इसमें 2 आलिंद होते हैं, इसमें एक दाया आलिंद, एक बाया आलिंद और एक निलय। दाया आलिंद और बाया आलिंद और एक होता है निलय। तो ऐसा ही सिस्टम होता है सरीसृप वर्ग में। अगला पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग है, जिसमें 4 कक्षा होता है, जिसमें से दाया आलिंद, बाया आलिंद, दाया निलय, बाया निलय। मतलब अब आगे जाके 2 निलय हो जाएंगे और 2 आलिंद हो जाएंगे। तो इनका पूछा जाता है क्योंकि इनके 3 होते हैं तो विषम होते हैं, तो यहाँ पे बच्चा थोड़ा हिचकिचाता है आंसर देने में, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है ये आलिंद और निलय वाला। तो ये ध्यान रखना, जो उभयचर वर्ग होता है, सरीसृप वर्ग होता है, इनका हेड 3 भाग में बटा होता है, इसमें 2 आलिंद होते हैं और एक निलय होता है। तो मछली वर्ग का 2 कक्ष में होता है, उभयचर सरीसृप का 3 वर्ग में होता है और पक्षी वर्ग का 4 में होता है, स्तनधारी का 4 में होता है। सबसे ज्यादा कक्षों का किसका होता है? कॉकरोच। यहीं पे लिख लो 13 कक्ष पाए जाते हैं कॉकरोच में, 13। और यहाँ पे एक अपवाद है, मगरमच्छ। मगरमच्छ किस में आता है? मगरमच्छ आता है किसमें? सरीसृप में या रेप्टाइल्स में मगरमच्छ, क्योंकि वो रेंगता है। तो जिसमें पाए जाते हैं 4। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है आज तक का, क्योंकि सरीसृप वर्ग में 3 पाए जाते हैं। तो अब आता है कि मगरमच्छ कितने हृदय होते हैं, कितने कक्ष का हृदय होता है, तो बच्चा सोचता है कि सरीसृप में तो 3 होते हैं, तो आंसर 3 टिक करता है। लेकिन ये अपवाद है, मगरमच्छ अकेले में 4 कक्ष का हृदय पाया जाता है। और सबसे ज्यादा पूछे तो कॉकरोच में 13 का पाया जाता है, और स्तनधारी में 4 कक्ष का, पक्षी में 4 का, सरीसृप में 3 का, उभयचर में 3 का, मछली में 2 कक्ष का। अब अगला ताप पे आते हैं कि कौन सा जीव किस ताप का होता है, तो ये हृदय का होगा। आप इतना तो जानते हो कि मनुष्य क्या है? स्तनधारी है। मनुष्य स्तनधारी है, कोई सा भी मौसम रहे मनुष्य के लिए उसका तापमान 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, उसका तापमान नहीं बदलता। तो इसलिए इसको समतापी कहा जाता है, समतापी या नियत तापी, मतलब इसका तापमान नहीं बदलता है, या बोलो आप नियत तापी। यहां से बहुत इंपोर्टेंट पढ़ा रहा हूं मैं, यहां से 100% क्वेश्चन बन रहा है। तो पक्षी वर्ग भी समतापी होता है या नियत तापी, पक्षी का भी नहीं बदलता, चाहे बरसात हो, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, इसका भी नियत तापी है। लेकिन ये तीनों हैं, ये कोल्ड ब्लड होता है, इनका शीत रक्त है, इनमें शीत रक्त पाया जाता है। मैं बताता हूं शीत रक्त का क्या मतलब होता है। शीत रक्त इसे बोलते हैं कोल्ड ब्लड। तो मछली, उभयचर, सरीसृप, इनका कोल्ड ब्लड होता है। क्या कि जो भी जानवर जल के कांटेक्ट में रहता है, पानी के कांटेक्ट में, तो उसका शीत रक्त ही पाया जाता है, क्योंकि उसको हर परिस्थिति झेलना होता है। क्योंकि जैसे आप देखते हो जब गर्मियां रहती हैं तो पानी कुछ गर्म रह जाता है, लेकिन उससे उसको जानवर को फर्क नहीं पड़ता। मछली कभी नहीं मरती, कितना भी गर्म पानी हो जाए, तालाब, समुद्र, नदियों, कितना भी गर्म पानी हो जाए, मछली नहीं मरती, क्योंकि उसका कोल्ड ब्लड होता है। उसको अपना टेम्परेचर वो बढ़ा लेती है, जिस टाइम वो गर्म पानी होता है गर्मियों में तो अपनी टेम्परेचर को बढ़ा लेती है, तो ये शीत रक्त वाली होती है। तो इनका असमतापी होता है, जो शरीर का तापमान होता है असमतापी या अनियमित तापी बोल सकते हो आप। तो तीनों आते हैं असमतापी में, असमतापी में, असमतापी में। अगर ठंड रहेगी तो क्या करेंगे, ये अपना तापमान को कम कर लेंगे, गर्मी रहेंगे तापमान को बढ़ा लेंगे। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता,
मनुष्य एक नियत तापी जंतु है और ऐसा ही पक्षी एक समतापी या नियत तापी जंतु है। मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता, पक्षी भी ऐसा नहीं कर सकते। ये सिर्फ कौन कर पाता है? सिर्फ उभयचर मछली। आपने देखा होगा इस टाइम पे कुछ चिड़िया रहती हैं छोटी छोटी पक्षी, तो आप देखते हो वो एक घोंसला बनाती हैं, तो वो किसके लिए बनाती हैं? जो आने वाली है, कौन सा, जो ठंडे आने वाली है, वो उस टाइम के लिए घोंसला बना रही हैं, क्योंकि वो अपने शरीर को मेंटेन नहीं कर पाती उस ताप में। जैसे मनुष्य है, अब ठंड आ जाएगी तो क्या स्वेटर पहनने लगता है, क्योंकि वो अपने शरीर को ढाल नहीं सकता उस तापमान में। लेकिन मछली, उभयचर और सरीसृप, ये रेप्टाइल्स एप और स्पीसीज, ये किसी भी तापमान में ढल सकती हैं, ठंड हो या गर्मी हो। लेकिन मनुष्य का तापमान हमेशा नियत रहता है। मनुष्य और पक्षी का, जो स्तनधारी, मनुष्य की बात नहीं कर रहा है, स्तनधारी में भैंस भी आते हैं, बैल भी आते हैं, जो जिसमें स्तन ग्रंथि पाई जाती है, दूध की ग्रंथि, वो स्तनधारी में आते हैं। दो शब्द हैं, जरायु और अंडायु, जिनका क्या मतलब होता है मैं आपको समझाता हूँ। ये होगा ताप के आधार पर वर्गीकरण। अब दो शब्द हैं, इसे एक बोलते हैं जरायुज, एक बोलते हैं अंड्युज। जरायुज और अंड्युज, जो दो शब्द होते हैं, देख के परेशान हो जाते हैं बच्चे को। ये तो समझ आता है अंड्युज, लेकिन जरायुज समझ में नहीं आता। तो आपने सुना होगा जरा का मतलब बच्चा होता है। आपने कभी शब्दकोश पढ़ा होगा, तो जरा का मतलब बच्चा होता है, ठीक है ना। तो जरायुज का मतलब क्या हो जाएगा? बच्चे देने वाला। और अंडुज का मतलब क्या हो जाएगा? अंडा देने वाला। अब आप इतने समझदार हो, अब मैंने आपको ये बता दिया, तो आप ये बता सकते हो कि जरायुज कौन होगा और अंडुज कौन होगा। क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है। तो पक्षी कौन सा होगा? पक्षी, अधिकांशतः पक्षी अंड्युज होते हैं, कुछ ही पक्षी रहते हैं जो जरायुज होते हैं। लेकिन जो जरायुज होते हैं वो किसमें आ जाते हैं? स्तनधारी में। जैसे आप करो गिलहरी की बात करो, आप कहो गिलहरी एक पक्षी है। गिलहरी एक पक्षी नहीं है, क्योंकि उसमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। जिसमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, मतलब जो जरायुज वाला होता है, आप वर्गीकरण कर सकते हो, वो स्तनधारी में आता है। अंड्युज में कौन आता है? पक्षी वर्ग आता है। सरीसृप वर्ग कौन होता है? जरायुज होता है, अंड्युज होता है। ये दोनों प्रकार का हो सकता है सरीसृप वर्ग। सरीसृप वर्ग में अंड्युज होता है और जरायुज, दोनों प्रकार के पाए जाते हैं, लेकिन अधिकांशतः अंड्युज होता है सरीसृप वर्ग। अगला आता है उभयचर वर्ग। उभयचर वर्ग लार्वा वाला होता है। मैं बताऊं लार्वा कैसा होता है? लार्वा वाला, देखो लार्वा, आपने सुना होगा ये शब्द जरूर, लार्वा। लार्वा शब्द क्या होता है? आप टेडपॉल बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं टेडपॉल। आपने टेडपॉल भी सुना हो सकता है, ये इंग्लिश में बोलते हैं टेडपॉल। आपने देखा हो मेढक, तब मेढक का बच्चा छोटा सा होता है, तब आपको मछली जैसा लगता है। वो जैसा बड़ा होता जाता है, फिर वो आपको दिखने लगता है। आपने मधुमक्खी देखी है? कहीं मधुमक्खी छोटी सी होती है तो एक कीड़े की तरह रहती है, लेकिन आगे धीरे धीरे जब उसके पंख निकलते जाते हैं, तब जाके एक वो, तो फिर वो लंबी हो जाएगी। वो आपको एक वो जो कैटरपिलर बोलते हैं ना, जैसे इल्ली बोलते हैं, इंग्लिश में कैटरपिलर बोलते हैं, फिर वो इल्ली जैसी हो जाएगी। फिर धीरे धीरे उसके पंख निकल आते हैं, फिर बाद में वो पंख गिरने के बाद वो इल्ली जैसी हो जाती है, मतलब कैटरपिलर हो जाती है। तो उसी प्रकार से कैटरपिलर भी लार्वा छोड़ती है, उसी प्रकार से उभयचर भी लार्वा छोड़ते हैं, लेकिन सभी उभयचर नहीं छोड़ते लार्वा, अधिकांश। तो उभयचर अगर लार्वा वाला सिर्फ यही वर्ग है, तो क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि लार्वा किस वर्ग में पाया जाता है। तो आपको चारों इसमें से ऑप्शन रहेंगे, आपको पता होना चाहिए। आप तो मेढक याद रखो, आपको मेढक ही पता है कि वो लार्वा छोड़ता है, तो मेढक आपको ये भी पता है कि उभयचर वर्ग में आता है, पता है ना सबको। फिर आता है मछली वर्ग। तो मछली वर्ग कौन सा होता है? मछली वर्ग पूरा ही अंड्युज होता है, एक मछली को छोड़ के, एक मछली को छोड़ के। जैसे भेल बोला जाता है, भेल मछली इसमें भी रखी जाती है और भेल मछली स्तनधारी में भी रखी जाती है। आपने फैक्ट्री में पढ़ा होगा कि पृथ्वी पे सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है? भेल मछली। 100% पढ़ा होगा आपने। तो इसे दोनों में रखा जाता है। तो भेल मछली कौन सी होती है? जरायुज होती है, जो बच्चा देती है, ठीक है ना। तो ये हो गया। फिर आगे चलते हैं। तो एक मैं आपको इंपोर्टेंट फैक्ट बताता हूँ। जो पक्षी होते हैं ना, क्वेश्चन पूछा जाता है, पक्षी के अग्रपाद कहाँ रहते हैं? पक्षी के अग्रपाद कहाँ रहते हैं? अगले पैर कहाँ रहते हैं? अपने हैं, चार हैं। अपने अग्रपाद कौन है? दोनों हाथ है अपने। ये पश्चपाद है, जो नीचे पैर हैं। मैंने आपको कंकाल तंत्र पढ़ाया, तो आपको मैंने कंकाल तंत्र में जो हड्डियां पढ़ाई थी हाथ की, तो उसमें मैंने आपको ये कहा था कि अग्रपाद होते हैं हाथ, कहा था ना। तो उसी प्रकार से जब मनुष्य बानर था ना, तो चार पैर होते थे, तो धीरे धीरे क्या कीजिए, हाथ में परिवर्तित हो गए, जब विकसित हो गया। उसी प्रकार से जो पक्षी होता है, तो पक्षी के जो अग्रपाद होते हैं वो पंख में परिवर्तित हो जाती है। अग्रपाद पंख होते हैं, ये याद है, पंख में परिवर्तित हो जाते हैं अग्रपाद। अब आपको थोड़ा क्वेश्चन यहां से बनता है मछली से।
मछलियां दो प्रकार की होती हैं, आपको मैं वो पढ़ाऊं। पक्षी के अग्रपाद अंक में परिवर्तित होते हैं। तो मछलियां दो प्रकार की होती हैं, मछलियां दो प्रकार की होती हैं, एक तो अस्थिमय, एक उपास्थीमय। तो उपास्थीमय क्या होता है और अस्थिमय क्या होता है? ये होती है बॉन मछली, ये होती है कार्टिलेज मछली, इंग्लिश में बोला तो आपने देखा होगा ये कुछ मछली हो गई, तो ये आपने देखा होगा ये सल्पपत्र पाए जाते हैं मछली पे, देखा होगा घिसते हैं ना तो वो निकले आते हैं। तो जिस मछली पे जो ऊपर सल्कपत्र पाए जाते हैं, जिस मछली पे ऊपर सल्कपत्र पाए जाते हैं, तो वो मछली अस्थिमय होती है, उसमें हड्डी निकलेगी। लेकिन जो मछली पे सल्कपत्र नहीं रहेंगे वो चिकनी मछली होगी, वो कौन सी मछली हो जाएगी? अस्थिमय, मतलब कार्टिलेज हो जाएगी, मतलब उसमें हड्डी नहीं पाई जाएगी, हड्डी नहीं पाई जाएगी। जैसे शार्क है, भेल है, तो ये आंसर आता है। इसमें रोहू है, कतला है, तो इसकी एग्जांपल ये है। तो अस्थिमय मछली को पहचानने की ये ट्रिक होती है। एक बार क्वेश्चन में कैसा पूछा गया, ऐसा ही क्वेश्चन में एक मछली ऐसे ही बनी हुई थी और उस पर सिर्फ ऐसे उनने सल्कपत्र बना दिए थे, सल्कपत्र बना दिए थे, और क्वेश्चन पूछा गया ये मछली अस्थिमय है उपास्थीमय। अब इसको पता था कि सल्कपत्र पाए जाते हैं वो अस्थिमय होगी, उसने आंसर दिया होगा, और नहीं फिर आंसर ना दिया होगा। तो इसलिए जिस पर सल्कपत्र ऐसे पाए जाते हैं आप सब जानते हो अच्छे से, तो वो कौन सी होती है? वो अस्थिमय होती है, उसमें हड्डी पाई जाती है। लेकिन जिस पर सल्कपत्र नहीं पाए जाते हैं वो कौन सी होती है? उपास्थीमय मछली, मतलब इसमें हड्डी नहीं पाई जाएगी। ये वही मछली से रिलेटेड बात। अब मछलियां सांस कहां से लेती हैं ये जानते हो? मछलियां सांस लेते हैं गिल से या गलफड़े, गिल से या गलफड़े से। इस सब की बताता हूं। मछलियां उभयचर, सरीसृप, पक्षी, और अगला स्तनधारी। आप ये बात जानते हो कि जो मछली जो पक्षी होता है, पक्षी के मुंह में दांत नहीं पाए जाते। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पक्षी के मुंह में दांत नहीं पाए जाते, सब जानते हो आप। तो अब उभयचर है, उभयचर कहां से सांस लेते हैं? तो उभयचर ये दोनों प्रकार से सांस ले सकते हैं, त्वचा से भी ले सकते हैं और फेफड़े से भी। आप मेंढक को देखा, मेंढक आप अच्छे जानते हो, मेंढक में सबसे ज्यादा ग्रंथियां पाई जाती हैं। मेंढक आपको कुछ बिल्कुल एक ही कलर में मेंढक नहीं दिखेगा, आपको कुछ उसमें अलग अलग कलर दिखेंगे, क्या कि उसमें ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो ग्रंथियां हड्डी तो होती नहीं है, ग्रंथियां तो मसल्स की होती हैं, तो उनका कलर उससे छुपा होता है, तो वो त्वचा से भी सांस ले सकता है, फेफड़े से भी सांस ले सकता है। अब ये सरीसृप वर्ग होता है, तब ये छोटा होता है, जब मतलब ये बच्चे के रूप में होता है, तब इसमें भी गलफड़े होते हैं, तो ये भी गलफड़े से सांस लेता है, पर पहले लेता है जब ये बच्चे के रूप में होता है, उसके बाद इसमें भी फेफड़े विकसित हो जाते हैं, तो ये फेफड़े से सांस लेने लगता है। पक्षी भी फेफड़े से सांस लेते हैं, और स्तनधारी भी फेफड़े से सांस लेते हैं। तो यहां से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे बाहर नहीं पूछा था। आपको मैंने पूरा जंतु जगत पढ़ाया, कल मैं आपको पादप जगत से परिचित कराऊंगा। पहले आपका जंतु जगत अभी पूरा नहीं हुआ। जंतु जगत में क्या है? जंतु जगत दो प्रकार का होता है, देखो, एक तो रीढ़ की हड्डी वाला होता है, एक बिना रीढ़ की हड्डी वाला। मतलब एक बोलते हो आप कशेरुकी, आप एक जगत को बोलते हो कशेरुकी, और एक होता है अकशेरुकी, अकशेरुकी। तो इसे कॉर्डेटा भी बोलते हैं और इसे नॉन कॉर्डेटा, कॉर्डेटा इसे बोलते हैं नॉन कॉर्डेटा। तो जो अपन पढ़ रहे थे अभी, कौन से पढ़ रहे थे अपन? अभी कॉर्डेटा पढ़ रहे थे। अभी मैंने आपको मछली पढ़ाया, तो वो जो मछली कौन सी होती है, वो जो उपास्थीमय होती है, उसमें रीढ़ की हड्डी तो पाई जाती है, बैकबोन उसमें भी पाई जाती है, पर क्या उसमें जाल नहीं पाया जाता हड्डियों का। तो जो अभी अपन इतने जगत पढ़े हैं ये सभी कशेरुकी जंतु थे, इन सब में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, मेरुरज्जु जो तार की तरह होता है वो मेरुरज्जु होता है, और रीढ़ की हड्डी एक पसली पाई जाती है। और जो अकशेरुकी पढ़ेंगे वो 8-9 प्रकार से पढ़ने हैं आपको, उनमें आपको रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। अभी पढ़ेंगे, ये भी जंतु ही रहेंगे और ये भी जंतु ही हैं, ये भी 8-9 प्रकार से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अपन पादप पढ़ेंगे। तो आज मैं क्लास को यहीं स्टॉप देता हूँ, आगे कल मिलेंगे, कल पढ़ते हैं। जय हिंद, जय भारत।